कल जब सुबह होगा, रात में सब कोई बढ़िया से खा पी करके सोएंगे, और सुबह जैसे ही होगा हम दोनों झगड़ा करना शुरू करेंगे। ये प्लान बनाता है कौन? माँ और बेटा, कि हम दोनों झगड़ा करेंगे। और झगड़ा क्या करेंगे? तो सुबह सुबह झाड़ू लगाने का समय होता है, तो तुम कहना कि हम झाड़ू लगाएंगे, और हम कहेंगे कि हम झाड़ू लगाएंगे। प्रश्न पैदा होगा कि तुम झाड़ू क्यों लगाएंगे? जवान बेटा के रहते बूढ़ी माँ झाड़ू लगावे, ये शोभा नहीं देता। अब बूढ़ी माँ कहती कि माँ के रहते हुए जवान बेटा झाड़ू लगावे आंगन में, ये शोभा नहीं देता। ये दोनों आपस में तय करके दोनों झाड़ू लगाने के वक्त में सुबह सुबह झगड़ा करना शुरू किया। उस झगड़े की बात को सुनकर ये दोनों के मन में प्लान ये था कि यदि हम दोनों माँ बेटा आपस में झगड़ा करेंगे ना, तो कम से कम झगड़ा देख करके वो बीए पास जो लड़की है उसके मन में थोड़ा बहुत लाज शर्म आएगा, और कहीं बीच में आके कह दे कि दोनों माँ बेटा क्यों झगड़ा कर रहे हैं, हमारे रहते आप दोनों को झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है। कहना तो यही चाहिए ना। माँ बेटा यही सोचा कि हम दोनों झगड़ा करेंगे, तो हम दोनों के बीच में वो आके कहेगी कम से कम लाज से कि आप दोनों क्यों झगड़ रहे, इस घर की बहू हम हैं, कर्तव्य मेरा है झाड़ू लगाना, आप दोनों छोड़ दीजिए, आज से हम ही झाड़ू लगा देंगे। तो माँ बेटा तो प्लान बड़ा तगड़ा बनाया। इस प्लान के तहत में हुआ क्या कि दूसरे दिन जैसे सुबह हुआ, बस फिक्स तो पहले से था, उठी सुबह सुबह माँ, बेटे भी सुबह सुबह जगे और दोनों एकदम चिल्ला चिल्ला करके झगड़ा करने लगे। और चिल्ला चिल्ला के झगड़ा कर भी लेता था और केवाड़ी के पास जाके देखता था कि आंख खोली है कि नहीं खोली है क्योंकि वो झगड़ा ओरिजिनल झगड़ा हो नहीं रहा था, वो तो प्लान तैयार करके झगड़ा हो रहा था। तो देखा किसी तरह से सुगा रही है तो और थोड़ा जोर से चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करे, किसी तरह जगे तो पहले। तो चिल्ला चिल्ला के जोर से झगड़ा कर, देखिए एमए पास और बीए पास से क्या होगा रे भाई संस्कार पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो माँ और बेटे दोनों अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए विचार यह बनाता कि हम दोनों झगड़ा नहीं करेंगे, केवल झगड़ा का नाटक करेंगे, ताकि हम दोनों को झगड़ते देख करके उसको कम से कम लाज लगे और कहे कि इस घर में बहू के रहते माँ और बेटे को झाड़ू बर्तन करने की क्या जरूरत है, इतना तो कहे। ऐसा ही सोच करके झगड़ा दोनों प्लांटेड झगड़ा कर रही थी, योजना बना करके। चूंकि अब योजना बना के करत, जिसको सुना के करत उसका जगना जरूरी है ना। तो थोड़ा झगड़ लेने के बाद जाके केवाड़ी के पास से देखे कि अभी टसमस कर रही है कि नहीं कर रही है। थोड़ा बहुत देखा कि टसमसा रही है तो जोर जोर से झगड़ा किया। झगड़ा करते करते बहुरानी उठ करके उधर से आई, या देह हाथ सीधा करते हुए कहते, सुबह सुबह क्या झगड़ा चिल्ला रहे बेमतलब के, क्या 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 सुबह सुबह करते हैं, अपना नहीं सोते हैं दूसरे को भी नहीं सोने देते हैं, किस लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो माँ और बेटे की जो पहले से योजना थी, कहा कि तुम्हें सरपंच तो तुम ही हो, पढ़ी लिखी बहू, थोड़ा फैसला कर दो। देखो ये जवान बेटा हमारे रहते हुए, माँ और बहू के रहते हुए इस घर में जवान बेटा सुबह सुबह झाड़ू और बर्तन का काम करे, ये तो समाज में नाक कटने जैसी बात हो गई। इसलिए मैं इसको डांट रही हूं कि तुमको करने की जरूरत नहीं है। अरे कम से कम माँ तुम्हारी अभी जिंदा है ना, बूढ़ी भले सही लेकिन माँ है, तो ये काम औरतों का है तो हमको करने दो, तुम्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा के अच्छा देखो तुम पढ़ी लिखी हो, तुम ही बढ़िया से फैसला करो। इतना दिन से ये पाली पोसी बड़ा की जवान की, अब इसकी अवस्था बैठ करके खाने के लायक है, और इस अवस्था में भी सुबह सुबह जग करके झाड़ू बर्तन करे और जवान बेटा बैठ करके खावे, ये कहीं से इसको शोभा देता है। इसीलिए हम झगड़ा कर रहे हैं कि हमको काम करने दो। ये दोनों का प्लान तो कुछ और था कि हम दोनों झगड़ेंगे तो बीच में कहेंगे हम ही कर देते हैं, लेकिन हुआ क्या, बीए पास लड़की थी ना,
कि दोनों को झगड़ा करते देख करके दोनों ने कहा जब इतना सा बात के लिए झगड़ा करते, रुकिए अभी हम फैसला करते हैं। सप्ताह में 7 दिन होता है ना, जब दोनों झगड़ ही रहे हैं कि हम करेंगे तो हम करेंगे, तो झगड़ा करने की क्या जरूरत। सप्ताह में 7 दिन होता है ना, तो जवान है तो 4 दिन ये कर देगा, आप बूढ़ी है तो 3 दिन आप कर दीजिएगा, यही फैसला होगा। ऐसा ही शिक्षा चाहिए क्या? कि MA पढ़े कि BA पढ़े कि PhD पढ़े, इस शिक्षा से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? जीवन की सारी शिक्षा, सारी डिग्रियां आप हासिल कर लिए, यदि जीवन जीना आप नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। दुनिया की सारी डिग्रियां आपके पास हो, लेकिन आप रिश्तों को नहीं निभाना जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते। जीवन की सारी डिग्रियां आपके पास, विद्या की सारी डिग्रियां, विद्यालय की सारी डिग्रियां आपके पास हो, लेकिन यदि आप माता पिता को कड़ी आवाज में बात करते हैं, दुत्कारते हैं, सम्मान पूर्वक उससे बात नहीं करते हैं, तो आपके जीवन की सारी पढ़ाई 2 कौड़ी का है, उसका कोई महत्व नहीं है। यदि घर में जवान बेटे और बहू के रहने पर मां को चूल्हा फूंक फूंक करके अपने आंख से आंसू बहाना पड़ता है और अपनी बूढ़ी हाथ को भी जला करके अपने पेट की भूख मिटानी पड़ती है, तो ऐसे बूढ़े, ऐसे जवान बच्चे का, चाहे वो पढ़ लिख करके डॉक्टर हो जाए कि इंजीनियर हो जाए कि कलेक्टर हो जाए, उसका डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनना धूल के बराबर है, उसका कोई महत्व नहीं है। जिसने आपको जन्म दिया है भाई, कम से कम उसके सम्मान को तो पढ़ना जान लो, सेवा को तो पढ़ना जान लो। ये संस्कार तुम्हारे अंदर जिस शिक्षा से पैदा हो, आज के शिक्षा में इस नैतिकता की प्रवेश जरूरी है कि नहीं है? यदि ये नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर केवल रुपये छापने का मशीन भले हो जाएगा, वो आदमी नहीं हो पाएगा। कलेक्टर बनेगा तो रुपया कमाएगा और क्या करेगा वो? डॉक्टर बनेगा तो रुपया छापेगा और क्या करेगा? वो मशीन हो जाएगा, आदमी नहीं हो पाएगा। आदमी होने के लिए आदमी में और मशीन में केवल इतना ही अंतर है कि मशीन एक टेक्निकल चीज है, जो उसमें दिया जाता है केवल वही काम करता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर संवेदना होती है, अपने रिश्ते के सुख दुख हानि लाभ को समझ करके अपनों के दुख में वह दुखी होना जानता है और अपनों के सुख में सुखी होना जानता है। यही मनुष्य होने की पहचान है। और आपकी संवेदना को जो जिला सके, जो शिक्षा, ऐसी शिक्षा आज की शिक्षा नीति में अवश्य होनी चाहिए। तो खैर, इसी पर बातचीत मैं वहां करके आया। अध्यात्म का भी यही विषय है, अध्यात्म यही कहना चाहता है। आज का पढ़ा लिखा आदमी भी रिश्ते के इस कदर को नहीं जानता है। एक बात मैं बताऊं, आपके बगल की ही घटना है, वो जगह का मैं नाम नहीं बताऊंगा, जिला गोड्डा पड़ता है लेकिन है बगल में। जब मैं BA में पढ़ रहा था तो मेरे साथ में एक व्यक्ति पढ़ रहा था, लड़का, वो इसी इलाके का है, गोड्डा जिला के इधर सीमानपुर बाराहाट तरफ का। तो 2004 और 7 मेरा सेशन था BA का, 4 से 7 तक। तो उस समय SSB कॉलेज में कहलगांव में मेरी पढ़ाई हो रही थी, इसी बेस में। आज हमारे जब साथ में हमारे डॉक्टर साहब ब्रह्मदेव बाबू आ रहे थे, कहे साहब आप वहाँ जो भाषण दे रहे थे सहरसा में, तो उसका लाइव कास्टिंग चल रहा था, कैमरा वहाँ लगा हुआ था, तो बहुत सारे लोग देख रहे थे। कुरमा में ये देखते होंगे अपने घर में बैठ करके। तो उसके बाद जब अभी मैं आया तो रास्ते में चलते चलते इन्होंने बात की कि मुझे देख करके एक बात की खुशी हुई कि हमारी भारत की कितनी बड़ी खासियत है कि अपना ये सन्यासी वेश पहन करके, जब ये लाल वेश पहन करके सन्यास धर्म में जीते हुए स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए थे, तो वहां डंका बजा करके आए। और आज मुझे खुशी हो रही थी कि मेरा अभय साहब ये उजला कपड़ा पहन करके हजारों प्रोफेसर के बीच में डंका बजा रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती? हालांकि मेरी तुलना विवेकानंद से नहीं हो सकती, लेकिन वो भक्तों का अपना उद्गार है। वो तो अपने किसी भी प्रिय को छोटे देखना ही नहीं चाहते, तो डायरेक्ट भगवाने बना देते हैं उसको। ये भक्त की दृष्टि है, तो वो उनकी दृष्टि ऐसी है। कहने का ये अभिप्राय है कि जब उस समय मैं पढ़ता था
तो भी इसी बेस में रहता था। कुछ लोग पूछते हैं कि साहब आप यूनिवर्सिटी, कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो जिस समय पढ़ने जाते होंगे तब तो शर्ट फुल पैंट पहन लेते होंगे, ये कपड़ा बदल लेते होंगे। हम के भैया इसको कोई क्या समझ रहे हो, कपड़ा समझ रहे हो आप क्या? ये कपड़ा नहीं है, ये गुरु के द्वारा चढ़ाया हुआ चमड़ा है शरीर के ऊपर में। कपड़े को तो अलग किया जा सकता है इस बदन से, लेकिन चमड़े को कभी अलग नहीं किया जा सकता। यदि मैं इसको कपड़ा पहन करके समझ रहा हूं तब तो इसको बदला जा सकता है, लेकिन यदि इसको गुरु को अपने बदन पर दिए हुए चमड़े को समझ करके, चमड़ा समझ करके यदि मैं पहनता हूं तो जैसे शरीर मर जाए फिर भी चमड़ा को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से अभय साहब मर भी जाएगा फिर भी उसके बदन से कपड़ा अलग नहीं हो सकता। क्योंकि साधु के लिए कोई कपड़ा नहीं है, ये साधु के लिए उसका ये शरीर का चमड़ा है। कपड़े को उतार करके फेंका जा सकता है, कपड़े को उतार करके बदला जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति लाख कोशिश करे फिर भी अपने शरीर के चमड़े को न तो उतारा जा सकता है और न बदला जा सकता है। तो चाहे आप यूनिवर्सिटी जाओ कि कलेक्टर के यहां जाओ कि एसपी के यहां जाओ कि कुछ भी बनो, अरे मेरा जीवन तो सबसे पहले साधु का जीवन है ना जी, और कुछ तो बाद की बात है। प्रोफेसर बनूं कि डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं, जो बनना है वो अलग मैटर है। पहले साधुता के साथ यदि कुछ चलना चाहे तो उसको चलाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि बाहर का कोई भी चीज मेरी साधु, वैसी वही बात कहा ना कि चश्मा चाहिए जरूर, लेकिन आंख फोड़ करके चश्मा नहीं चाहिए। हीरा चाहिए, कौन नहीं चाहेगा, लेकिन गर्दन काटने की कीमत पर हीरा नहीं चाहिए। उसी तरह से दुनिया की जो भी भौतिक उपलब्धि, हालांकि वो भौतिक उपलब्धि से मुझे कोई तो स्वार्थ नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं है। झलक रही क्या कोई आवश्यकता कि हम नौकरी करेंगे, कोई आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसा झलक रहा आपको? नहीं झलक रहा है। उसमें भी ये साधु सदगुरु कबीर साहब के विचारों का एक उद्देश्य छुपा हुआ है। उस उद्देश्य के निमित्त की जिस बातों को इस मंच से नहीं मनवाया जा सकता, उस बात को दुनिया से, सरकार से मनवाने के लिए उस जगह पर बैठना जरूरी है। क्या प्रकाश साहब, जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि मंच से आपको केवल निवेदन किया जा सकता है, मंच से आदेश नहीं दिया जा सकता। आदेश देने के लिए कलम में पावर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? यह मंच आदेश नहीं दे सकता, यह मंच केवल संदेश दे सकता। तीन बातें होती है, उपदेश देना, संदेश देना और आदेश देना। परिवर्तन जब भी होता है, संदेश से परिवर्तन किसका होता है? जो हृदय से संवेदनशील है, जो खुद बदलना चाहता है, उसको जरा सा संदेश का हवा मिल जाए तो वो बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसा कि कल मैंने कहा था कि तुलसीदास जी की चेतना में बदलाहट की कुछ न कुछ आग पहले से होगी, तभी पत्नी के एक बार डांटने पर क्या हुआ, वो तुरंत बदल गया। उसके लिए संदेश काम करेगा। बुद्ध की चेतना में विरक्ति की आग पहले से धधक रही होगी, तभी तो एक मुर्दा को देख करके चेतना बदल गई, तभी तो एक वृद्ध व्यक्ति को देख करके चेतना बदल गई। बदली कि नहीं बदली? अच्छा, हमारी और आपकी चेतना में आग नहीं तो हजारों मुर्दा को देखते फिर भी क्या बदलाव आता है? हजारों चिता को देखते हैं, हजारों लाश को देखते हैं, क्या बदलाव आता है? कुछ आता है? क्यों नहीं आता है? इसलिए कि हमारी चेतना में वो बदलाहट की आग नहीं है, भूख नहीं है वो, इसी वजह से। तो ये संदेश और उपदेश जो काम करता है, किसी किसी बिरले पर काम करता है। वो संदेश और उपदेश जयप्रकाश साहब पर काम कर जाएगा, वो संदेश और उपदेश अभय साहब पर काम कर जाएगा। क्योंकि ये बदलाने के लिए किसी ने मुझे लाठी दिखा करके तो ये कपड़ा नहीं पहनाया है, किसी ने कोई लालच दे करके तो कपड़ा नहीं पहनाया है। वो तो गुरु का वचन कान में आया और कान में जाते ही जीवन में ऐसा बदलाव आया कि जिस समय में, जिस उम्र में आदमी को पेंट संभालने का होश नहीं होता है, उस समय में अपने जीवन को संभाल लेने का संकल्प हम लोगों ने ले लिया। लिया कि नहीं लिया? अरे 12 वर्ष का उम्र कोई उम्र होता है? 12 वर्ष के बच्चा को नहीं देखे हैं आप क्या? तो 12 वर्ष के बच्चे को जहां तक मेरा समझ अब देखता हूं तो लगता है कि पेंट संभालने का भी बढ़िया से होश उसको नहीं होता है। और उस 12 वर्ष की अवस्था में
अपने जीवन को बदल लेने का संकल्प लेना नहीं कोई साधारण बात तो नहीं होनी चाहिए। पहले तो हमको लगता था एक साधारण बात, लेकिन अब जब थोड़ा विचार करके देखते हैं तो अब वो साधारण नहीं समझ में आता। तो इतनी कठिन बात जो साध लिया गया जीवन में, कहीं क्यों साधा गया? क्योंकि वहां और किसी न कोई लालच था, न कोई डर था, न कोई परेशानी थी। ऐसा नहीं कि घर में खाने का खर्च ही घट गया इसलिए साधु बन गए। ऐसा भी इसलिए नहीं कि कोई वियोग की घटना गई इसलिए साधु बन गए। ऐसा भी नहीं कि पढ़ने लिखने में भूसकोल थे इसीलिए साधु बन गए। ऐसा भी नहीं कि माता पिता ने मारा कि गाली दिया कि और कुछ किया जो डर से भाग करके साधु फकीर बन गए। ऐसा कुछ तो था नहीं। वो विवेक की बातें थी। गुरु का वचन संदेश के रूप में कान में आया, सत्संग की वाणी कान में आई, और कान में आने पर उस संदेश को सुनने से जीवन में ऐसी बदलाहट आई कि पूरा दुनिया, पूरा जिंदगी, पूरा दुनिया को देखने का नजारा ही बदल गया। तो एक ऐसे चेतना से संपन्न जो व्यक्ति होता है उस पर उपदेश और संदेश काम कर जाता है। लेकिन अधिकांश लोगों के ऊपर आदेश और उपदेश काम करता है, संदेश और उपदेश काम करता है? नहीं करता है। 80% आदमी को बदलने के लिए आदेश और संदेश से काम नहीं चलेगा, उपदेश और संदेश से काम नहीं चलेगा। 80% लोगों के दिमाग में बदलाव लाने के लिए आदेश की आवश्यकता है। और वह आदेश देने की क्षमता आपको मंच पे बैठने से थोड़े आएगा। आदेश देने की क्षमता कलम में पावर लानी होगी कि नहीं? उसके लिए यूनिवर्सिटी का दरवाजा खोलना होगा। और उसमें जब पहले एक अभय साहब यदि प्रवेश कर गया वहां पर, तो फिर अपने कबीरपंथ समाज के कितने बच्चों को ये खींच करके वहां तक पहुंचा देगा, ये कहने की जरूरत नहीं है, वो समय बताएगा। पहले पहुंचने तो दीजिए, वहां पर दरवाजा खोलने तो दीजिए। कबीर पारख निकेतन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय से सबसे पहला उसका अनुबंध करवाया गया है। हालांकि वो बात सब लोगों की समझ में आएगी नहीं, इसलिए सब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। जो प्रक्रिया होनी चाहिए अपने समाज के लिए, सदगुरु कबीर साहब के लिए और संत के विचारधारा पर चलने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन में क्या बदलाहट लाई जा सकती है, क्या परिवर्तन लाया जा सकता है, उस पर हम लोग अपनी पूरी जवानी जीवन लगा करके जो काम कर सकते हैं वो काम धीरे धीरे किया जा रहा है। और इसका असर आपको 2, 4, 5 साल में झलकना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए और शुभकामना दीजिए कि वो काम बढ़िया से सफल होता चला। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। तो कहने का ये अर्थ है कि मैं बता रहा था कि उस समय भी इसी बेस में पढ़ने के लिए जाता था। तो साधु समझ करके तो सब पहले तो सब लोग कटते थे, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे बातचीत हुई तो बहुत सारे मित्र बन गए। और उनको भी बड़ी खुशी होती थी, हम लोगों को, दुनिया को बताता था कि वो साहब जी जो आते हैं ना मंच पे प्रवचन करने, मेरा क्लास फ्रेंड है। वो भी एकदम मोछ में घी लगाता था, मेरा क्लास फ्रेंड है। तो कहा ठीक है, बढ़िया बात है, खुशी की बात है। अरे कुछ से गर्व हो रहा है तो होना अच्छी बात है ना। उस संजोग से 2-3 साल जब उसके इलाके में, जहां गोड्डा की मैं बात बता रहा हूं, गांव का नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो आप लोग समझ जाएंगे। तो वहां 2-3 साल जब कार्यक्रम कर लिया मैंने, चौथा साल जब लगभग कार्यक्रम करने गया तो संजोग से वो मित्र जो था मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि 4 साल से मैं आपको देख रहा हूं, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये गांव मेरा है। ये 3 साल तो हिम्मत बनाते बनाते पार हो गया। मन कहता था कि आपसे जाके भेंट करूं, लेकिन आपसे भेंट करने की हिम्मत नहीं होती थी। ये चौथा साल हिम्मत में थोड़ा जोर लगाया और आपसे मैं भेंट करने आया हूं। तो मैंने कहा कि मित्र के पास भी यदि हिम्मत करने की जरूरत पड़े तो फिर ऐसी मित्रता को कुल्हाड़ी से काट करके फेंक दीजिए। ये तो मित्र कहते हैं और उसके बावजूद भी मुझसे मिलने के लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ रही है, तो फिर तब तो लगता है कोई मित्रता पे सवाल पैदा हो जाएगा। तो खैर जो भी हो, बातचीत इसी तरह हुई। उन्होंने कहा कि
आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कहा कहिए। लजाते लजाते उन्होंने कहा कि पिछले साल मेरी शादी हो गई। तो मुझे तो लगा कि कुछ मैं चिढ़ाऊं, फिर मुझे अपने कपड़े का ख्याल आया। मैं ब्रेक मारा कि नहीं ऐसा नहीं करना है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बधाई हो आपको। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बगल में ही मेरा घर है, नई नई मेरी पत्नी आई है, चलिए थोड़ा सा उनसे भी भेंट कर लीजिएगा और मेरा घर भी देख लीजिएगा। तब मित्रता की आन दे करके ये बात कह रहा है, तो वहां बात काटने का कोई सवाल है? काट देंगे तब तो गड़बड़ आ जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं चलूंगा, थोड़ा समय निकाल करके देखता हूं, मंच पर से जब उतरूंगा फुर्सत मिलेगी तो मैं आपके यहां चलूंगा। बहुत बेचारे के भीतर में बड़ा उद्गार था, बड़ी खुशी से वो मुझे अपने घर बुलाने के लिए आया था। और ये बात मैं जो आपको बता रहा हूं, कोई किताबी बात नहीं बता रहा, ये घटना मैं बता रहा हूं, कोई इतिहास की बात नहीं बता रहा हूं, जो मेरे जीवन में घटी उस बात को मैं बता रहा हूं, बगल की घटना। तो उस बेचारे के अंदर बड़ी उद्गार की भावना थी कि मेरा मित्र सत्संग करता है, इतने बड़े लोग, इतनी सभा जुटती इनके नाम पर, इनके साथ में हम पढ़े हैं और ये मेरे दरवाजे पे जाए तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। इसलिए बड़ा बेचारा 3 साल से सोचाते सोचाते चौथा साल हिम्मत किया, अपने दिल की बात सुनाई। मैंने उसके निवेदन को स्वीकार किया। मैं कहा चलो आपके दरवाजे पे मैं जाऊंगा। वो बेचारा ले गया, यह कह करके कि शादी हो गई, आपकी भाभी भी आई, थोड़ा उनसे भी बातचीत कर ले। मैंने कहा चलो देखते हैं, मुंह दिखाए वगैरह लेगी कि ऐसे मान जाएगी। तो गए वहां पर, तो वो बेचारा जब दरवाजे पर ले गया तो दरवाजे की तरफ एक बरामदा था, बरामदे पे 2-4 कुर्सी लगी थी, जिस जगह कुर्सी लगी थी उसी जगह खिड़की थी। शायद उसी खिड़की के अंदर में उसकी धर्मपत्नी जी होगी। उस खिड़की के सामने बरामदे पर ही बेचारा बैठा दिया वो, और बैठाने के बाद वो अपने आंगन गया, घर गया और पत्नी से वो बातचीत कर रहा। शायद उसको लग रहा होगा कि उधर कोई सुन नहीं रहा, लेकिन चूंकि खिड़की के सामने ही बेचारा कुर्सी लगा दिया था, उसी पर हम बैठे थे, तो घर में पति और पत्नी के बीच में क्या बात हो रही है वो सीधे हमको सुनाई दे रही थी। उसको लगता होगा नहीं सुनते होंगे, लेकिन हम सुन रहे थे। तो हम लोग 2 आदमी 3 आदमी बैठे हुए थे, पति पत्नी में बातचीत हो रही कि देखिए मेरा एक मित्र है, साधु है, वो बड़े अच्छे साधु हैं, उम्र कम है, बोलते बढ़िया हैं, और मुझे खुशी की बात है कि उनके साथ में मैं पढ़ा हूं। आज 4 साल के बाद हिम्मत करके अपने दरवाजे पर उनको मैं बुलाया हूं। आपका भी मैंने परिचय उन्हें दिया है कि आप पढ़ी लिखी हैं, पिछले साल हम लोगों की शादी हो गई है। वो बड़े खुश हुए हैं, आपसे भी भेंट करने के लिए आए हैं। तो कुछ नाश्ता वगैरह हल्का सा बना करके, तब तक हम लोग उधर बातचीत करते हैं, आप नाश्ता उस्ता बना करके थोड़ा सा तैयार रखिए, फिर उसको आंगन लाएंगे। ये अपने वो पति पत्नी अंदर में बात कर रहे, वो तो खिड़की के पास बैठे थे, इसीलिए ना हम सुन रहे थे। अब देखना अपने यहां कोई ले जाना तो हमको खिड़की के पास मत बैठाना, नहीं तो तुम्हारा भी पोल खोलेंगे हम। तो ये बातचीत जो आपस में वो अंदर में बातचीत हो रही थी, तो बेचारा ये लड़का तो बहुत बढ़िया बात कह रहा है कि मैं अपने मित्र को लाया हूं, आप कुछ जलपान बनाइए, तब तक हम लोग बातचीत करते, फिर आंगन आएंगे, आपसे भी बातचीत होगी। पत्नी की बात सुनकर के मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तो एक मेरा साथी था, और उन्होंने अपनी पत्नी की बड़ी लंबी चौड़ी बड़ाई जो करना चाहिए। पति पत्नी की बड़ाई नहीं करेगा तो दुनिया में उसकी बड़ाई कौन करेगा भाई। इस संसार में पति लोगों को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आकाश की बड़ाई करे कि न करे, चांद की बड़ाई करे कि न करे, यदि उसको अपना जीवन खुश रखना हो तो कभी कभी पत्नी की बड़ाई कर लिया करे। करना चाहिए, ये मैं मजाक के लहजे में नहीं कह रहा हूं।
क्योंकि वो आपके लिए अपने संपूर्ण जीवन को कुर्बान कर देती है। उसके हिस्से में तो आपके मुंह से निकली केवल बड़ाई ही आती है, और क्या मिलता है उसको। एक लड़की बनकर के जब तक वह मां बाप के गोद में जीती है तब तक वह एक तितली की तरह उड़ती है, एक फूल पर भंवरे की तरह वो मंडराती है, जीवन के आनंद को भोगती है। लेकिन जब किसी अनजान लड़के से किसी लड़की की शादी हो जाती है, उस लड़की के जीवन का सारा अस्तित्व आपके हवाले हो जाता है, आपके नाम में उसके नाम का अस्तित्व मिल जाता है, फिर उसके नाम का कोई अस्तित्व नहीं बचता। आप कहें कैसे? एक पत्नी, एक स्त्री दुनिया के हर एक पति कहलाने वाले लोगों से एक सवाल किया है, और मेरी समझ यह कहती कि दुनिया का कोई भी पति दुनिया के किसी भी पत्नी को जब तक सृष्टि रहेगी वह कभी जवाब नहीं दे पाएगा। स्त्री जाति का वह सवाल क्या है? स्त्री कहती है कि जब तक मैं किसी की बहन बन करके जी तब तक मेरा अस्तित्व कुछ बचा हुआ था, जब तक मैं बेटी बन करके जी रही थी तब तक मेरे जीवन का कुछ अस्तित्व बचा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं पत्नी बनी, किसी पति का, किसी पुरुष की पत्नी बनी, तो क्या हो गया? ये हाथ रह गई, ये कलाई रह गई पत्नी की, लेकिन इस कलाई में जो चूड़ी पहना गया वो किसके नाम का हो गया? ये चूड़ी किसके नाम का केवाला हुआ? थोड़ा जोर से बोलिए। अरे आप ही के पक्ष में बोल रहे, थोड़ा वोट तो मारो जोर से। इसमें भी आप नहीं बोलोगे तब तो ये लोग दबा देगा। थोड़ा पक्ष में बढ़िया से बोलो, आप ही की वकालत कर रहे हैं। जब तक वह बेटी है तब तक वह स्वतंत्र है, जब तक वह बहन है तब तक स्वतंत्र है। लेकिन बेटी और बहन के दायरे से जरा सा ऊपर उठ करके कोई लड़का आता है, उसके मांग में एक बार सिंदूर डालता है, उसके हाथ को पकड़ता है, उसी समय से वो हाथ रहती लड़की की भले है, लेकिन उसमें चूड़ी जो पहनने का रजिस्ट्री के वाला होता है, वो चूड़ी किसके नाम का होता है? थोड़ा जोर से बोलिए। पति के नाम का। आप ही बोली, जवन का सबके मुंह में दही जम गया है। वो बूढ़ी माता की आवाज यहां आ रही है, इधर सब जो बैठे ही कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये कलाई पत्नी के नाम का, लेकिन कलाई में पहना जाने वाला चूड़ी किसके नाम का? पति के नाम का। ये पूरी पत्नी समाज का, पति समाज से प्रश्न है कि बेटी बहन रहने तक उसका अपने जीवन पर अधिकार था, लेकिन जैसे ही वह पत्नी बनने को आई, गला तो उसकी रह गई, लेकिन उसमें पहना जाने वाला मंगलसूत्र किसके नाम का? मंगलसूत्र केकरा नाम के? पति के। बड़ा धीरे धीरे आप लोग बोलते हैं। अच्छा, ये ईमानदारी से बताइए, जितना धीरे धीरे यहां बोल रहे हैं, तो घर में पति पत्नी सास बहू में बात होती तो इतने धीरे धीरे बोलते हैं क्या? वॉइस यही है कि वहां कुछ वॉइस अलग हो जाता है, ज्यादा होता है। करना उल्टा है। सत्संग में आओ तो थोड़ा वॉइस को बढ़ा डालो, और घर में जब रहो तब वॉइस को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। लेकिन उल्टा कर देते हो आप लोग। जहां आपको बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं हो, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां इतना बोलते हो कि घर का छप्पर उड़ जाता है। उड़ता है कि नहीं? पड़ोसी की नींद खराब हो जाती, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता। भारत पाकिस्तान यही युद्ध चलना शुरू हो गया है। होता है कि नहीं होता है? इसलिए बढ़िया से बोलो। तो मैंने कहा कि जब तक एक लड़की बेटी और बहन के रूप में रहती है तब तक उसके अस्तित्व की पहचान रहती है, लेकिन जैसे ही लड़की पत्नी की भूमिका में आती है, कलाई लड़की की होती है, लेकिन उसमें पहना जाने वाला चूड़ी पति के नाम का होता है। गले लड़की की होती है, लेकिन उसमें पहना जाने वाला मंगलसूत्र किसके नाम का होता है? पति के नाम का होता है। पैर लड़की की रहती है, लेकिन उसका पायल किसके नाम का होता है? पैर की उंगली तक रहती है लड़की की, उसमें वो क्या पहनते हैं? बिछिया। बिछिया? हाँ बिछिया। वो काटने वाला है क्या? अच्छा जो बिछिया पहनते हैं वो किसके नाम का? पति के नाम का। हाथ में जो अंगूठी पहनते वो किसके नाम का?
मस्तक रहती है लड़की की, लेकिन उस पर जो सिंदूर धारण होता है वो किसके नाम का? पति के। ये सब तो थोड़ा ऊपरी चीज हो।